व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा विषय का पेपर। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न के 4-4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई? केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है सन 1935 में, इसके बाद ब वाला दे रखा है सन 1948 में, स में दे रखा है सन 1951 में और द दे रखा है सन 1921 में। तो केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर आएगा सन 1921 में, सन 1921 में। इसके बाद अगला है, भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार क्या है? 4 ऑप्शन है, जन्म, व्यवसाय, पूंजी या पद। तो भारत में जाति का आधार क्या है? उसका उत्तर होगा जन्म। भारत में जाति का आधार है जन्म। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे, 1990 में, 1986 में, 2001 में या 1994 में। तो इसका उत्तर होगा 1994 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ था 1994 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो यहाँ 4 ऑप्शन में है, 1946 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में। तो इसका उत्तर होगा 1945 में। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन है? शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन है? तो यह 4 ऑप्शन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञान, व्यवसाय के प्रति निष्ठा या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और यहाँ में ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो चैनल पर डीएलएड एग्जाम की तैयारी के साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी संपूर्ण तैयारी होने वाली है। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को देखते रहिए, और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्न था कि एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 12। ठीक है, 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ उत्तर आएगा 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं सामाजिक परिवर्तन, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लागू किया गया। तो यहाँ पे सन दे रखा 2007 में या 2009 में। तो इसका उत्तर होगा 2009 में। ठीक है, 2009 में लागू किया गया था। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में को स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में तो यहाँ आएगा कृषि को स्वीकार किया जाता है। कृषि को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद अगला है, मानस चित्रांकन का उपयोग में किया जाता है। मानस चित्रांकन का उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे 2 विधियां दे रखी है, सक्रिय अधिगम प्रविधि या गतिविधि आधारित अधिगम। तो यहाँ आ जाएगा गतिविधि आधारित अधिगम। ठीक है, यह आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान में। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है,
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर कॉपी में हैं और उसमें ही हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। कॉपी में हम इस प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? चौथा है, उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? और पांचवा है, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? तो इसके उत्तर हम देखेंगे। पहला जो प्रश्न था, मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। इसके बाद अगला जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, उदारीकरण शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्षा में ऐसे उदार दृष्टिकोण अपनाए जाए जिससे कि सभी वर्गों के छात्र आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। उदारीकरण शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्षा में ऐसे उदार दृष्टिकोण अपनाए जाए जिससे कि सभी वर्गों के छात्र आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बाद जो अगला था, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, बहुस्तरीय शिक्षण में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 4 से 2-2 नंबर के प्रश्नों की शुरुआत हो गई है। तो प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 मुख्य महत्व लिखिए। 5वां प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में तैयार करेंगे। इसके बाद 6 है, आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए और शिक्षक के किन्हीं 2 व्यावसायिक गुणों को लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हम अभी तैयार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 था, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 मुख्य महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, राज्य शिक्षा योजना का निर्माण करता है और उसे लागू करता है। दूसरा है, राज्य विद्यालयों की स्थापना करता है और शिक्षकों की व्यवस्था करता है। पहला महत्व है, राज्य शिक्षा योजना का निर्माण करता है और उसे लागू करता है। दूसरा है, राज्य विद्यालयों की स्थापना करता है और शिक्षकों की व्यवस्था करता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य समाज द्वारा लोगों को उनकी आय, जाति, शिक्षा, लिंग, व्यवसाय आदि जैसे सामाजिक कारकों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करना है। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य समाज द्वारा लोगों को उनकी आय, जाति, शिक्षा, लिंग, व्यवसाय आदि जैसे सामाजिक कारकों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो सामाजिक संरचना, मूल्य, प्रेरणा और मानदंडों में समय के अनुसार परिवर्तन लाती है। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो सामाजिक संरचना, मूल्य, प्रेरणा और मानदंडों में समय के अनुसार परिवर्तन लाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कोई से भी 2 विशेषताएं हम यहाँ लिख सकते हैं। पहली हम लिख देंगे, सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा लिखित संविधान है। और दूसरा है, संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8वां है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और दूसरा है नागरिकता की शिक्षा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और नागरिकता की शिक्षा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो कोई से भी 2 लाभ लिखे जा सकते हैं। तो पहला लाभ है रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए और दूसरा है उत्पादों की कम लागत से लाभ। ठीक है, वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ लिखने थे। तो रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए वैश्वीकरण से और उत्पादों की कम लागत से लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 10वां है शिक्षक के किन्हीं 2 व्यवसायिक गुणों को लिखिए। शिक्षक के किन्हीं 2 व्यवसायिक गुणों को लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला गुण है शिक्षक जो है अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, और दूसरा है सतत प्रयत्नशील व अध्ययनशील होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 तक के 2-2 नंबर के प्रश्नों की हमने तैयारी कर ली है और एक मॉडल पेपर है। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा और इस पेपर में से भी अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है। अब प्रश्न नंबर 11वां है शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है। और इसके अथवा में है निजी शिक्षण संस्थानों के प्रकारों के बारे में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे जहां हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए अथवा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13 है शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं। शालेय संस्कृति की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। इसके अथवा में है समाज से क्या तात्पर्य है। समाज की प्रमुख 2 आवश्यकताओं को लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा शिक्षा के किन्हीं 3 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15 है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना से क्या समझते हैं, उसकी प्रमुख 3 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना से क्या समझते हैं बताना है और जो प्रमुख 3 उद्देश्यों का यहाँ वर्णन करना है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है प्रजातंत्र का क्या अर्थ है। प्रजातंत्र के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में है भूमंडलीकरण का क्या आशय है। भूमंडलीकरण के प्रमुख 2 लाभों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 17 है जो कि 4 नंबर का प्रश्न है सामाजिक रूप से वंचित से क्या आशय है। वंचित बालकों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख किन्हीं 5 धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में है सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रभावकारी तत्वों का वर्णन कीजिए। तो यह जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बाद अगला प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न है लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को प्रतिपादित कीजिए। इसके अथवा में है लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को प्रमुखता से प्रतिपादित कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिजीविता को प्रतिपादित कीजिए और इसके अथवा में है सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से हमने डीएलएड का यह पेपर देख लिया जो कि एक मॉडल पेपर है और इसी तरह के पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। और एग्जाम की डीएलएड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए और शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।